हम सब ने ना जिंदगी में कभी ना कभी ये जरूर नोटिस किया होगा। क्या चीज? मतलब कोई बहुत तनावपूर्ण ऑफिस का माहौल हो। या दोस्तों की कोई बड़ी सी पार्टी चल रही हो। हाँ, या फिर बिल्कुल अजनबियों से भरी कोई नई जगह हो। हम्म। अक्सर वहां ना कोई एक ऐसा इंसान होता है हम्म। जिसके आसपास एक अलग ही ऊर्जा होती है। एक अलग सी वाइब होती है, बिल्कुल। हाँ, वाइब होती है। हम्म। हर कोई उस इंसान से बात करना चाहता है। हम्म। लोग उनकी राय को बहुत अहमियत देते हैं। हम्म। और सबसे बड़ी बात कि लोग स्वाभाविक रूप से उनकी बात मान भी लेते हैं। ये तो है। तो ऐसे में मन में ये सवाल आना बहुत लाजमी है जी। कि आखिर इस इंसान में ऐसा क्या खास है। सही बात है। क्या ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है? ज्यादातर मामलों में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। या क्या दिखने में किसी फिल्म स्टार जैसा आकर्षक है? ऐसा भी नहीं होता हमेशा। नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो फिर आखिर इनके पास ऐसा कौन सा जादू है जो हर किसी को इनकी तरफ खींचता है? आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। हाँ, और आज का हमारा विषय कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि लोगों को समझने की कला है। लोगों को समझने की कला। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत का जो आधार है ना, वो डेल कार्नेगी की वो ऐतिहासिक किताब है जिसने 1936 से लेकर आज तक दुनिया भर के लीडर्स और आम लोगों की जिंदगी बदली है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। एकदम सही। आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि असल में इंसानी मनोविज्ञान काम कैसे करता है और बिना किसी हेरफेर के लोगों को जेन्युइनली वैल्यू कैसे दी जाती है। बिल्कुल। तो इस विषय पर बात करने के लिए मैं शुरुआत में ही ना एक बहुत ही आंखें खोल देने वाले आंकड़े का जिक्र करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। जब हम सफलता की बात करते हैं तो अक्सर हमारा सारा ध्यान डिग्रियों पर होता है, कोडिंग स्किल्स या तकनीकी ज्ञान पर होता है। हाँ, हमें लगता है कि बस डिग्री मिल गई तो काम हो गया। बिल्कुल। लेकिन क्या ये पता है कि दुनिया में किसी भी इंसान की सफलता में उसका तकनीकी ज्ञान यानी टेक्निकल स्किल्स सिर्फ 10% ही काम आते हैं। सिर्फ 10%? जी हाँ, सिर्फ 10%। जबकि बाकी की जो 90% सफलता है ना, वो पूरी तरह से इस बात पे निर्भर करती है कि वो इंसान लोगों के साथ कैसे पेश आता है। मतलब उसकी पीपल स्किल्स कैसी हैं? बिल्कुल, उसकी पीपल स्किल्स। अगर इसे एक वाक्य में समेटना हो तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तकनीकी कौशल से ज्यादा लोगों के साथ व्यवहार कौशल महत्वपूर्ण है। तकनीकी कौशल से ज्यादा लोगों के साथ व्यवहार कौशल महत्वपूर्ण है। ये बहुत गहरी बात है ना? कोई इंसान अपने फील्ड का सबसे बड़ा जीनियस हो सकता है, लेकिन अगर वो लोगों के साथ जुड़ नहीं सकता, उन्हें प्रेरित नहीं कर सकता या टीम को साथ लेकर नहीं चल सकता, हाँ, तो उसकी सफलता ना एक दायरे में सिमट कर रह जाएगी। ये 90 और 10% का आंकड़ा सच में सोचने पे मजबूर कर देता है यार। मतलब हम अपनी पूरी जिंदगी उस 10% को निखारने में लगा देते हैं और 90% वाले हिस्से को अक्सर पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी 90% वाले हिस्से को सुधारने के लिए किताब के उन मूलभूत सिद्धांतों पर बात करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत में ही ना एक ऐसी बात कही गई है जो सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन असल जिंदगी में उसे अपनाना शायद सबसे मुश्किल काम है। और वो सिद्धांत है आलोचना न करना। हाँ, कभी भी आलोचना न करें, निंदा न करें और शिकायत न करें। अब अगर हम आज के समाज या सोशल मीडिया को देखें तो हर तरफ सिर्फ आलोचना ही हो रही है। बिल्कुल। लोग बस एक दूसरे की कमियां निकालने में ही लगे हुए हैं। आज के समय में ना आलोचना करना सबसे आसान काम बन गया है, लेकिन इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो बहुत गहरा है। वो कैसे? देखिए, जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम ये सोच कर करते हैं कि सामने वाला अपनी गलती मान लेगा और खुद को सुधार लेगा, है ना? हाँ, हमारा इंटेंशन तो यही होता है। लेकिन हकीकत में ऐसा कभी नहीं होता। डेल कार्नेगी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि आलोचना असल में एक इंसान के स्वाभिमान, उसके ईगो पर सीधा हमला है। ईगो पर हमला है। और मनोविज्ञान हमें बताता है कि आलोचना प्रतिरोध पैदा करती है। आलोचना प्रतिरोध पैदा करती है। मैं इस बात पर खास जोर देना चाहूंगी, आलोचना हमेशा प्रतिरोध पैदा करती है। मतलब लोग उसे मानते नहीं है, बल्कि जब किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है ना, तो उसका दिमाग तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है, खुद का बचाव करने लगता है। बिल्कुल। वो इंसान अपनी गलती सुधारने के बजाय 100 ऐसे तर्क ढूंढने लगता है जिससे वो खुद को सही साबित कर सके। ये इंसानी फितरत है। ये तो है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। मान लीजिए ऑफिस में कोई टीम मेंबर है जो लगातार गलतियां कर रहा है, या कोई दोस्त है जो हर बार मिलने के प्लान में घंटों लेट आता है। बहुत आम स्थिति है। हाँ, तो अगर हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे
तो क्या हम उसे गलत काम करने की खुली छूट नहीं दे रहे हैं? मतलब क्या बिना आलोचना के व्यवहार सुधारा जा सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और अक्सर लोग इसमें उलझ जाते हैं। यहाँ ना हमें रचनात्मक प्रतिक्रिया यानी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और आलोचना के बीच का फर्क समझना होगा। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और आलोचना, ओके। आलोचना हमेशा व्यक्ति पर हमला करती है, जबकि सही फीडबैक स्थिति को सुधारने पर केंद्रित होता है। इसे थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। उसी लेट आने वाले दोस्त का ही उदाहरण ले लेते हैं। जब वो लेट आता है तो हमारी नॉर्मल प्रतिक्रिया क्या होती है? हम यही कहते हैं कि यार तुम तो हमेशा ही लेट आते हो, तुम्हें किसी के समय की कदर ही नहीं है। बिल्कुल, और ये आलोचना है। इससे वो दोस्त आहत होगा, डिफेंसिव हो जाएगा और शायद अगली बार वो आई ना। हाँ, वो बहाने बनाने लगेगा कि ट्रैफिक था या कुछ और। लेकिन अगर इसकी जगह ये कहा जाए कि जब तुम समय पर आते हो तो हमें साथ में गपशप करने का बहुत ज्यादा वक्त मिल जाता है, अगली बार कोशिश करना कि हम थोड़ा जल्दी मिलें। वाह। अब देखिए, बात वही कही गई है कि उसे जल्दी आना है, लेकिन कहने का तरीका पूरी तरह बदल गया। बिल्कुल। यहाँ स्वाभिमान पे चोट नहीं की गई, बल्कि उसे ये महसूस कराया गया कि उसकी उपस्थिति कितनी मायने रखती है। क्या बात है। मतलब हमारा उद्देश्य सामने वाले को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। एकदम सही। और इसी बात से जुड़ता हुआ ना एक और बहुत मजेदार पहलू सामने आता है, सच्ची प्रशंसा की ताकत। हम सभी को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। हाँ, ये इंसानी फितरत है, लेकिन अक्सर लोग तारीफ के नाम पर चापलूसी करने लगते हैं। फ्लैटरी। हाँ, फ्लैटरी। किताब में चापलूसी और सच्ची प्रशंसा यानी सिंसियर अप्रिसिएशन के बीच बहुत ही बारीक लकीर खींची गई। वो लकीर बारीक जरूर है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। वो कैसे? देखिए, इंसान बहुत समझदार होते हैं। वे तुरंत भांप लेते हैं कि कौन अपना काम निकलवाने के लिए खोखली चापलूसी कर रहा है और कौन सच में उनकी मेहनत की कद्र कर रहा है। इंटेंशन समझ आ जाता है। बिल्कुल। चापलूसी स्वार्थ से भरी होती है, जबकि सच्ची प्रशंसा निस्वार्थ होती है। इसे ना एक बहुत ही आम कॉर्पोरेट उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। कल्पना कीजिए एक ऐसे कर्मचारी की जिसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए पूरी रात जागकर डेटा तैयार किया है। ओके। अगली सुबह उसका बॉस ऑफिस आता है, चुपचाप वो फाइल लेता है, प्रेजेंटेशन देता है और अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है। उस कर्मचारी के मन पर क्या बीतेगी? वो तो पूरी तरह से टूट जाएगा यार। उसे लगेगा कि वो एक मशीन है जिसका काम सिर्फ डेटा देना है। बिल्कुल। मतलब अगली बार वो कभी भी अपना 100% तो नहीं देगा। और यहीं पर अगर उस बॉस का रवैया अलग हो तो चमत्कार हो सकता है। कैसे? अगर वो बॉस अपने केबिन में जाने से पहले सिर्फ 1 मिनट रुककर कहे कि मैंने देखा कि तुमने रात भर जागकर इस रिपोर्ट की हर एक डिटेल को कितनी बारीकी से चेक किया है। तुम्हारी इस मेहनत की वजह से ही आज की मीटिंग सफल रही। मुझे तुम्हारी इस लगन पर बहुत गर्व है। सिर्फ ये 2 लाइनें? हाँ, और ये कोई चापलूसी नहीं है, ये एक सच्ची और विशिष्ट तारीफ है। स्पेसिफिक तारीफ है। हाँ, और ये उस कर्मचारी की पूरी ऊर्जा को बदल कर रख देगी। वो इंसान ना सिर्फ उस बॉस का वफादार बन जाएगा, बल्कि आगे भी हर काम में अपनी पूरी जान लगा देगा। मतलब सच्ची प्रशंसा लोगों को यह एहसास कराती है कि उनके होने का कोई मूल्य है। बिल्कुल सही। वाकई सच्ची तारीफ किसी के भी दिन को और शायद जिंदगी को भी रोशन कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। चलिए अब इस गहन चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसी आदत पर बात करते हैं जो आज के इस स्मार्टफोन वाले दौर में ना लगभग खत्म ही होती जा रही है। और वो क्या है? हम दूसरों में दिलचस्पी कैसे दिखाएं। ये बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर किसी अजनबी को प्रभावित करना है ना, हाँ, तो हमें खुद को बहुत ही रोचक दिखाना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग दिखाना होगा। हाँ, हमें अपनी उपलब्धियां बतानी होंगी, अपनी यात्राओं के किस्से सुनाने होंगे। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि यह तरीका पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल गलत है। किताब में एक बहुत ही मशहूर घटना का जिक्र है। एक बार कार्नेगी ना एक बहुत बड़ी डिनर पार्टी में गए थे। हाँ। वहां उनकी मुलाकात एक बोटैनिस्ट यानी पेड़ पौधों के वैज्ञानिक से हुई। अब कार्नेगी को वनस्पति विज्ञान के बारे में कोई खास जानकारी तो थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही किया जो एक समझदार इंसान को करना चाहिए। उन्होंने उस वैज्ञानिक से उनके काम के बारे में, उनके नए प्रयोगों के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए। और उसके बाद पूरे 3 घंटे तक डेल कार्नेगी ने खुद के बारे में एक शब्द नहीं कहा। एक शब्द भी नहीं? नहीं। वे सिर्फ पूरे ध्यान से, पूरी दिलचस्पी के साथ उस वैज्ञानिक की बातें सुनते रहे। वाह। और जब वो पार्टी खत्म हुई ना, तो उस वैज्ञानिक ने पार्टी के होस्ट से कहा कि डेल कार्नेगी दुनिया के सबसे दिलचस्प और बेहतरीन बातचीत करने वाले इंसान है। जरा सोचिए, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की थी। वही तो,
फिर भी वे सबसे बेहतरीन बातचीत करने वाले कैसे बन गए? क्योंकि उन्होंने सामने वाले को ये महसूस करा दिया कि वे इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं। बिल्कुल सटीक बात कही। आज के समय में जब कोई इंसान बात कर रहा होता है तो अक्सर सामने वाले का एक हाथ अपने फोन पे होता है। हाँ, या वो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है कि कब सामने वाला चुप हो और वो अपनी कहानी सुनाए। है ना? ऐसे माहौल में जब कोई इंसान पूरी तरह से अपना ध्यान आप पर केंद्रित करता है, आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, तो वो आपको एक ऐसा सम्मान दे रहा होता है जिसकी कीमत किसी भी चीज से ज्यादा है। ये बात तो है। खुद को इंटरेस्टिंग बताने की कोशिश में हम अक्सर लोगों को बोर कर देते हैं, लेकिन जब हम दूसरों में इंटरेस्ट लेते हैं तो हम हमेशा के लिए उनके दिल में जगह बना लेते हैं। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि एक अच्छा वक्ता देने से पहले एक बेहतरीन श्रोता बनना पड़ता है। बिल्कुल। और जब हम लोगों पर ध्यान देने की बात कर ही रहे हैं तो एक और बहुत ही छोटी लेकिन जादुई चीज सामने आती है। क्या? लोगों के नाम याद रखना। ओहो, ये तो बहुत जरूरी है। अक्सर हम कहते हैं ना कि यार मुझे चेहरे तो याद रहते हैं लेकिन नाम याद नहीं रहते। हम इसे बहुत कैजुअली लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। हाँ, लेकिन किताब बताती है कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है। सही कहा। मनोवैज्ञानिक रूप से किसी भी इंसान के लिए दुनिया की सबसे प्यारी और सबसे महत्वपूर्ण आवाज उसका अपना नाम होती है। नाम उस इंसान की पूरी पहचान का प्रतीक है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो आप बिना कुछ कहे उन्हें ये बता रहे होते हैं कि आप मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण थे कि मैंने आपकी पहचान को याद रखने की दिमागी मेहनत की। इसे भी एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए किसी ने एक नई कंपनी में नौकरी शुरू की है। ठीक है। पहले ही दिन वो चाय वाले से लेकर रिसेप्शनिस्ट और अपने सभी सहकर्मियों के नाम पूछकर याद कर लेता है। अगले दिन जब वो ऑफिस में दाखिल होता है और हर एक को उनके नाम से पुकारकर गुड मॉर्निंग कहता है, तो माहौल कैसा होगा? उन सबके चेहरों पर तुरंत एक मुस्कान आ जाएगी। बिल्कुल। एक अनजानापन ना पल भर में अपनेपन में बदल जाएगा। वे तुरंत उस नए इंसान के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। और इसके ठीक विपरीत, अगर कोई हमारा नाम बार बार भूल जाए या उसे गलत तरीके से पुकारे तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, हमें अंदर ही अंदर बहुत गहरी ठेस पहुंचती है। हमें लगता है कि हमारी उनके सामने कोई अहमियत ही नहीं है। सही बात है। इसलिए चाहे वो कोई बड़ा क्लाइंट हो या घर के बाहर का गार्ड, उनका नाम पूछना और उसे सम्मान के साथ याद रखना इंसानी रिश्तों की सबसे मजबूत नींव में से एक है। वाकई छोटी छोटी बातें ही असल में सबसे बड़ा बदलाव लाती हैं। बिल्कुल। अब हम चर्चा के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हम इंसानी अहंकार यानी ईगो की बात करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल हिस्सा है। हाँ, अक्सर बातचीत जब बहस में बदल जाती है ना, तो हमारा सारा ध्यान सिर्फ जीतने पर होता है। किताब का एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा नियम है, कभी भी बहस जीतने की कोशिश ना करें। लेकिन ये बहुत ही चुभने वाली बात है यार। अगर हम जानते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत लॉजिक दे रहा है, तो क्या हमें उसे सही साबित नहीं करना चाहिए? क्या हमें बहस से पीछे हट जाना चाहिए? ये इंसानी स्वभाव की बहुत बड़ी विडंबना है। हम सभी को अपनी बात सही साबित करने में बहुत मजा आता है। हाँ, ईगो सेटिस्फाई होता है। लेकिन डेल कार्नेगी एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि आप कोई भी तर्क या बहस जीतकर भी असल में हारी जाते हैं। कैसे हार जाते हैं? क्योंकि जब आप अपने बेहतरीन लॉजिक, आंकड़ों और तर्कों से सामने वाले को हरा देते हैं, उसे निहत्था कर देते हैं, तो तकनीकी रूप से तो आपने बहस जीत ली। हाँ, डिबेट जीत ली। लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या हुआ? आपने उस इंसान के स्वाभिमान को कुचल दिया। आपने उसे दूसरों के सामने या खुद की नजरों में कमतर महसूस कराया। हारने का एहसास किसी को भी पसंद नहीं है। ये शर्मिंदगी पैदा करता है और वो इंसान अंदर ही अंदर आपसे दूर हो जाएगा। मतलब आपने एक बहस तो जीत ली लेकिन एक रिश्ता हमेशा के लिए खो दिया। बिल्कुल। एक संभावित दोस्त या क्लाइंट हमेशा के लिए खो दिया। तो ऐसी स्थिति में जब असहमति हो तो सही तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि किसी को ये कहना कि तुम गलत हो तो स्थिति को और बिगाड़ देता है। तुम गलत हो कहना ना एक ट्रिगर की तरह काम करता है, जो सामने वाले को तुरंत आक्रामक बना देता है। तो फिर क्या करें? इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि दूसरे व्यक्ति की बात को धैर्य से सुना जाए, उनके नजरिए को समझने की कोशिश की जाए और अपनी बात को सीधे थोपने के बजाय सवाल पूछे जाएं। ऐसे सवाल जो उन्हें खुद उस दिशा में सोचने पर मजबूर करें जो आप चाहते हैं। मतलब उन्हें खुद रियलाइज करने दें। हाँ, जब लोगों को ये महसूस होता है कि कोई विचार उनका अपना है, तो वो उससे बहुत आसानी से और खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो किसी को गलत साबित करने की जिद छोड़कर
उन्हें सही रास्ते तक खुद पहुंचने में मदद करना ही अक्लमंदी है। बिल्कुल सही। लेकिन क्या हो अगर स्थिति बिल्कुल उल्टी हो? मतलब क्या हो अगर गलती हमारी अपनी हो? किताब का एक और नियम कहता है कि अगर गलती हो जाए तो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत और स्पष्ट रूप से अपनी गलती मान लेनी चाहिए। लेकिन ऑफिस या पर्सनल लाइफ में ऐसा करना बहुत डरावना लगता है। डरावना इसलिए लगता है क्योंकि हमारा अहंकार हमें ऐसा करने से रोकता है। हमें लगता है कि गलती मान लेने से लोग हमें कमजोर समझेंगे या हमारी अहमियत कम हो जाएगी। हाँ, इमेज खराब हो जाएगी। सोचिए, ऑफिस में एक बड़ी चूक हो गई है। सामान्य प्रवृत्ति क्या होती है? इंसान बहाने बनाने लगता है कि सिस्टम स्लो था, उस डिपार्टमेंट ने समय पर डेटा नहीं दिया, या मुझे तो ऐसा ही बताया गया था। हाँ, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। इस तरह की बातों से टीम में सिर्फ झुंझुलाहट और गुस्सा बढ़ता है। बॉस या क्लाइंट का पारा और चढ़ जाता है। लेकिन अगर वही इंसान बिना किसी बहाने के सीधे आकर कहे कि हाँ, ये मेरी गलती थी, मुझे इसे पहले ही ध्यान से देख लेना चाहिए था, मेरी वजह से ये नुकसान हुआ है और अब मैं इसे तुरंत ठीक करने में लगा हूं, ऐसे में तो सामने वाले का गुस्सा जैसे हवा में गायब ही हो जाएगा। बिल्कुल। मनोविज्ञान बताता है कि जब कोई अपनी गलती तुरंत और बिना किसी शर्त के मान लेता है तो वो सामने वाले से हमला करने का हर मौका छीन लेता है। ये बहुत पावरफुल है ना? गुस्सा करने वाला इंसान अचानक नरम पड़ जाता है क्योंकि अब लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत और परिपक्वता की निशानी है। इससे लोगों के बीच उस इंसान का सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं कि ये इंसान ईमानदार है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। वाकई अहंकार को किनारे रखकर सच को स्वीकार करना सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। अब हम इस गहन चर्चा के उन हिस्सों को समेटते हैं जो डेल कार्नेगी की इस पूरी किताब का ना सबसे मुख्य बिंदु है, जो सभी नियमों का निचोड़ है। हाँ, किताब के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण नियम है लोगों को सच में महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट महसूस कराना। और इसे समझाने के लिए ना एक वेटर का बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। एक रेस्टोरेंट में एक वेटर था जिसे हमेशा सबसे ज्यादा टिप मिलती थी। ऐसा नहीं था कि वो बहुत तेज काम करता था या बहुत स्मार्ट दिखता था। उसका राज ये था कि वो वहां आने वाले हर ग्राहक का नाम याद रखता था। वो सिर्फ मेन्यू कार्ड देकर ऑर्डर नहीं लेता था, बल्कि उनकी जिंदगी से जुड़ी बातों के बारे में उनसे सच्ची दिलचस्पी के साथ बात करता था। जैसे कि पिछली बार आपने जो डिश ट्राई की थी वो कैसी लगी, या आपके बेटे का एग्जाम कैसा रहा। वो उन्हें महज एक ग्राहक नहीं बल्कि एक बेहद खास मेहमान होने का एहसास कराता था। ये वेटर का उदाहरण ना पूरी किताब का सार है। बिल्कुल। अगर हम अभी तक चर्चा किए गए सभी नियमों को ध्यान से देखें, चाहे वो आलोचना न करना हो, सच्ची तारीफ करना हो, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना हो, नाम याद रखना हो, बहस से बचना हो या अपनी गलती मानना हो, हाँ, ये सब अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सभी अलग अलग नियम असल में एक ही मूल सत्य की ओर इशारा करते हैं। और वो सत्य ये है कि हर इंसान के दिल के किसी कोने में ये गहरी इच्छा छुपी होती है कि उसे महत्व दिया जाए। मैं इसे ना पूरे जोर देकर स्पष्ट करना चाहूंगी, जेन्युइनली वैल्यू देना ही हर चीज का मूल है। जेन्युइनली वैल्यू देना ही हर चीज का मूल है। ये एक ऐसी पंक्ति है जिसे हम सबको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। जी हाँ, आलोचना करने से बचना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति के मूल्य या वैल्यू पर सीधा हमला है। सच्ची तारीफ इसलिए काम करती है क्योंकि ये उनकी अहमियत को स्वीकार करती है। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हम उन्हें ये एहसास कराते हैं कि उनके विचार मायने रखते हैं। बिल्कुल। मानना उनके सामने एक सम्मानजनक स्थिति पैदा करता है। मतलब ये सब एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं। हाँ, ये सभी तरीके लोगों को ये बताने के अलग अलग रूप हैं कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये लीडरशिप, बिजनेस और मानवीय रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा को एक विचार में समेटा जाए ना, तो वो ये है कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उन्हें सम्मान देना जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित निवेश है। बिल्कुल सही। जो इंसान लोगों को समझने की ये कला सीख लेता है, वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, किसी भी फील्ड में काम करे, उसे सफलता और प्यार मिलना तय है। एकदम सही बात है। और अब इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में मैं एक बहुत ही जरूरी और विचार करने लायक सवाल उठाना चाहूंगी। कैसा सवाल? एक ऐसा सवाल जो अक्सर हमारी नजरों से बच जाता है,
हमने देखा कि ये सभी नियम अजनबियों, सहकर्मियों या अपने बॉस के साथ बहुत अच्छी तरह काम करते हैं और हम बहुत सावधानी से इनका पालन भी करते हैं। हाँ, हम बॉस से तो बहस नहीं करते। हम क्लाइंट को कभी बुरा भला नहीं कहते, हम ऑफिस में सबका नाम याद रखते हैं। लेकिन क्या होता है जब बात हमारे अपने परिवार की आती है, हमारे माता पिता, जीवन साथी या बच्चों की? क्या हम अक्सर सबसे ज्यादा आलोचना अपने घर में ही नहीं करते? ये तो है, हम अपनों को ही सबसे ज्यादा टोकते हैं। क्या हम अपने करीबियों के छोटे छोटे प्रयासों की सच्ची तारीफ करना नहीं भूल जाते? सच है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अपने लोगों को जेन्युइनली वैल्यू देने की या उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे तो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये सच में ना एक ऐसा सवाल है जो बहुत गहरे आत्ममंथन की मांग करता है। अक्सर हम बाहर वालों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनों को ही भूल जाते हैं। इस पूरी बातचीत से जो ज्ञान मिला है ना, उसे सिर्फ सुनकर छोड़ नहीं देना है, इसे असल जिंदगी में उतारना है। इसलिए क्यों ना आज ही एक छोटा सा कदम उठाया जाए। कैसा कदम? आज हम जानबूझकर किसी एक व्यक्ति के काम की सच्ची तारीफ करें, चाहे वो ऑफिस का कोई जूनियर हो या घर में खाना बनाने वाला कोई सदस्य। बहुत अच्छी बात है। या फिर जब आज कोई बात करे तो अपना फोन एक तरफ रख दें, कुछ ना बोलें और सिर्फ उनकी बात को पूरे ध्यान और सच्ची दिलचस्पी के साथ सुनें। ये एक छोटी सी कोशिश किसी के भी दिन को और किसी भी रिश्ते को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन जीवन बदलने वाले विचारों को गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि लोगों को समझने की ये कला हर रिश्ते में नया जादू भर देगी।